हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। कल के लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए थे और बीपी एनालिसिस की हुई थी कि प्राइस का मूवमेंट क्या होने वाला है। कल एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी आने वाली थी जीबीपी के बारे में, जो कि आ गई है। और उसके पहले एक दिन पहले कि लास्ट फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को एक न्यूज आई थी जेपीवाई के बारे में, उसकी भी हम आज चर्चा करेंगे और प्राइस के डिक्लाइन और अप ट्रेंड या फिर लोअर ट्रेंड के बारे में भी कुछ हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्राइस का मूवमेंट क्या होने वाला है। मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिया हुआ था। थोड़ा सा मैं कल का लेक्चर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। यस, ये हमारा कल का लेक्चर है जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके बताया हुआ था। हमारे कुछ भाई ने कहा है कि सर आपका लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा हर लेक्चर 15 मिनट 20 मिनट का होता है, या फिर मतलब 15 मिनट से कम नहीं होता अगर मैं अच्छे से उसको एनालाइज करूँ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए लेक्चर्स तो बड़े होते हैं, बट कैसा है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करता हूँ, जिसमें आपको भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी और इंट्राडे के लिए, दोनों के लिए प्रॉपर एक सिग्नल मिल जाता है और एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा कम वीडियो बनाऊँ, कम टाइम का वीडियो बनाऊँ। ओके, ट्राई करता हूँ। तो कल का मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिया हुआ था कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो फिर हम सेल में जाएंगे, ठीक है ना। और कल एक न्यूज़ भी आई थी, जीबीपी का जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डिसाइड किया और वो 5.25% से घटा करके 5% पे कर दिया है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और वहीं जापान का जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.1% से बढ़ करके 0.25% बढ़ गया है। अब इन दोनों इंटरेस्ट रेट पे इनके करेंसी पेयर के एक्सचेंज रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमको साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कल का एनालिसिस था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को प्राइस ब्रेक करती है तो डेफिनेटली प्राइस डिक्लाइन करेगी, और वही याद हम देखने वाले हैं कि क्या वास्तव में उसने डिक्लाइन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो ये आज का चार्ट है, ये आज के डेली का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम। अब देखिए, कल जब मैंने सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था, लेक्चर लिया हुआ था, तो प्राइस यहाँ पे मूव कर रही थी, यहाँ पे। और कल की जो कैंडल बनी है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल है, ऊपर एक छोटा सा बॉडी है और वॉल्यूम बिल्कुल हाई है, और जिसने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। और अभी ये छोटी सी कैंडल बन रही है, अभी सुबह के 8:05 हो रहे हैं और प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। और सपोर्ट को जब प्राइस ने ब्रेक कर दिया है तो फिर अगला सपोर्ट ये हो सकता है और इसके बाद का सपोर्ट ये हो सकता है। यानी कि अभी 189,993 का एक्सचेंज रेट चल रहा है जीबीपी और जेपीवाई में, और आपको पता होगा ये 208 तक का चला था। अचानक से पूरा प्राइस डिक्लाइन हुआ और सारे सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ प्राइस नीचे आ रहा है। फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 180 या फिर 184 जहाँ भी जा सकता है जाएगा। हम कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि प्राइस कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। और ऊपर से ये जो दो न्यूज़ आ गई है जीबीपी और जेपीवाई के बारे में, जिसमें से थोड़ा सा और भी कमज़ोर हो जा रहा है जीबीपी। ये देखिए, ये कल की न्यूज़ आई थी, ये जीबीपी का है, ये रहा। पहले 5.25% के आसपास में इसका रेट था और अब सिर्फ 5% बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे भी जो इन्वेस्टर हैं उनका थोड़ा सा मन जीबीपी में इन्वेस्ट करने से कमज़ोर होगा, जिससे भी प्राइस डिक्लाइन हो सकती है। और इनका जो नियम होता है, इनकी जो जानकारी होती है, वो इनसाइडर को पहले पता होती है। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ हो, इतने सारे बायर्स ने बाई किया हो और उसी की वजह से यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो गया हो। क्योंकि हमने देखा था कि सारे के सारे जो फंडामेंटल एनालिसिस के जो सारे के सारे इंडिकेटर हैं इकोनॉमिक, वो सारे के सारे स्ट्रांग थे जीबीपी का कंपैरिजन टू जेपीवाई। फिर अचानक से प्राइस ने इतना डिक्लाइन क्यों किया,
तो उसके पीछे क्या पता रीज़न यही रहा हो इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि इनसाइडर्स को पता हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं या फिर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मे बी एक के चांसेस हो सकते हैं प्राइस के डिक्लाइन होने के, और अभी प्राइस कितना डिक्लाइन हो सकती है आई डोंट नो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप भी कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता कि प्राइस कितना डिक्लाइन हो सकती है। अब थोड़ा सा मैं अपने नियम के हिसाब से चर्चा कर लेता हूँ और एनालिसिस कर लेता हूँ इस कैंडल के बारे में, ये कैंडल क्या बोलती है। अब देखिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है ना, थोड़ा सा बायर्स ने ऊपर पुश किया और फिर इस लेवल पे जाने के बाद में बायर्स का कॉन्फिडेंस लो हो गया। हो सकता है कि जो यहाँ पे लोगों ने सेल किया था वो यहाँ प्रॉफिट्स वगैरह बुक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नीचे एक सपोर्ट लेवल है, तो उन्हें लगता है कि कहीं मेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए, तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हों और प्रॉफिट बुक करने की वजह से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, जिसकी वजह से ये छोटी सी बिग बनी हुई है। दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकते हैं, थोड़ा सा प्राइस ऊपर को लेकर के, और जब इस लेवल तक पहुँचे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, सेलर्स कंट्रोल में आ गए और फिर प्राइस को वो नीचे लेकर के आए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी बिक नहीं बनी है, यहाँ जब कैंडल क्लोज हुई तो कोई बिक नहीं बनी है और फिर यहीं पे क्लोज हो जाती है कल की कैंडल। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप गौर करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे कोई भी बिक नहीं बनी। ये देखिए नीचे कोई भी बिक नहीं बनी, और जब ऐसा हुआ है तब प्राइस हैवी डिक्लाइन की हुई है। भले से थोड़ी सी ऊपर गया है प्राइस उस दिन में, लेकिन हैवी डिक्लाइन किया हुआ है। अब ये नीचे का बिक नहीं बनना और ऊपर का बिक बनना, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है सुनिए। मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, मान लेते हैं थोड़ा सा हम कि प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है ना, बायर्स थोड़ा सा एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ तक लेकर के गए, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में आ गए, यानी कि बायर्स कमज़ोर हो गए और सेलर्स कंट्रोल में आ गए, और फिर वो प्राइस को नीचे लेकर के आते हैं यहाँ तक और यहीं पर क्लोज कर देते हैं। तो जब सेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे बायर्स एक्टिव थे, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो और या फिर बाइंग के लिए हो, दोनों चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, और जब क्लोज हुआ तो कोई भी बायर्स इस सेशन में शामिल था ही नहीं, यानी कि किसी बायर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्राइस को थोड़ा सा भी ऊपर लेकर के जाएं, यानी कि बायर्स कंप्लीटली मार्केट से आउट थे। तो इससे ये मैसेज मिलता है हमें कि सेलर्स का डोमिनेंट ज़्यादा है, बायर्स मार्केट से खाली हैं और प्राइस बहुत डिक्लाइन करने वाली है। आपके सामने ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और अब ये कैंडल है, और देखिए मार्केट ने कितना हैवी डिक्लाइन किया हुआ है। और इसकी आप छोड़ दीजिए, जो मैंने आपको कैंडल का एनालिसिस करके बताया है, इस पर आप ध्यान देंगे तो भी बहुत होगा, ठीक है। ये नीचे की बॉडी का ना, ये नीचे की बिक्स का ना बनना एक बहुत बड़ा सिग्नल ये है कि कंप्लीटली बायर्स आउट थे मार्केट से जब ये क्लोज हुआ। और जब ऐसा होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि सेलर्स का डोमिनेंट ज़्यादा है कंपैरिजन टू बायर, और वो प्राइस को सेल आउट करते ही जा रहे हैं, और बायर्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्राइस को ऊपर लेकर के जाएं, ठीक है। तो आज का स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये मेरा सिग्नल है कि आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं और टेक प्रॉफिट लगभग इस सपोर्ट के आसपास लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम डे ट्रेडिंग के लिए, कि अगर किसी को डे ट्रेड करना है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कल की मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। ये कल की मार्केट का ये पूरा 6 कैंडल है, ये हैमर है और बाकी ये तीनों है। आप देखिए कि किस तरह से मार्केट ने 9 बिक्स बना करके कितना हैवी नीचे पुश किया हुआ है प्राइस को, ठीक है। और वॉल्यूम भी देख लीजिए आप, वॉल्यूम भी ठीक ठाक चल रहा है, हाई है। इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1 डे के टाइम डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करता है
तो उसके लिए क्या सुविधा, सुनिए अभी इस सपोर्ट को प्राइस ने बिल्कुल ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। और अब आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको जब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना हो डे ट्रेडिंग के लिए, तो आप इस सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपना लॉट साइज कम रखना प्लीज़। मान लीजिए कि आपने अपनी एंट्री यहाँ कर ली और आपका टेक प्रॉफिट 1:2 से कम नहीं होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। मैं तो कहूँगा आपको कि 0.05 के डॉट से ट्रेड करो, क्योंकि हो सकता है कि जब प्राइस यहाँ पे आए तो फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद में फिर इसको रिटेस्ट करें, और अगर बड़े प्लेयर मार्केट में चाहें तो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके आपका स्टॉप लॉस खा सकते हैं और फिर नीचे आ सकते हैं, और ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि अक्सर जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपने स्टॉप लॉस हंटिंग की टेक्निक को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ही अपनाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा और आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगाइएगा, तकरीबन इस लेवल के आसपास में, ताकि वो चाह करके भी आपका स्टॉप लॉस खा ना पाए, ठीक है। और वॉल्यूम का एनालिसिस आप करते रहिए। ये मतलब ये वॉल्यूम है, यहाँ पे देखिए। अभी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा एनालाइज करूँगा तो लेकिन फिर भी आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कैंडल और ये कैंडल, इसमें वॉल्यूम हाई है, यानी कि ट्रांजैक्शंस तो बहुत ज़्यादा हुए हैं लेकिन कैंडल बॉडी छोटी बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो बड़े प्लेयर है ना वो मार्केट में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं लेकिन प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि प्राइस ना तो बहुत ज़्यादा घट रही है ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा उनका करने का टेक्निक क्या होता है कि वो और ज़्यादा पोजीशंस को होल्ड करते हैं, एक्वायर करते हैं, जिससे कि मार्केट में पैनिक ना फैले और कुछ टाइम के बाद में फिर वो सेल आउट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आज का GBP JPY का एनालिसिस। आप सेल में जा सकते हैं लेकिन सही पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ में लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई और जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कल के लेक्चर में फिर मिलते हैं।